नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। कांग्रेस से नाता तोड़ने वाले बड़े बड़े चेहरों में से एक गुलाम नबी आजाद, उनने फिर से एक नया सियासी विस्फोट किया है। पिछले साल अगस्त में कांग्रेस छोड़ने के बाद सोनिया और राहुल को लेकर के जो आजाद ने कहा था, उससे बड़ा सियासी भूचाल आया था। और अब जब कुछ ही देर बाद आजाद की किताब का विमोचन होगा तो सियासी बवाल मचना तय है, क्योंकि किताब में पीएम मोदी की तारीफ है तो कांग्रेस के कई नेताओं पर सवाल भी है। अब सवाल यह है कि क्या आजाद की किताब से कांग्रेस का ग्राफ और गिरेगा, जब अपनी किताब के संदर्भ में ही वो कहते हैं कि कांग्रेस 72 सालों के सबसे निचले स्तर पर चली गई है। हम तो सिर्फ कांग्रेस की बेहतरी चाहते थे, हमें कांग्रेस से बाहर होना पड़ा। उससे पहले ही इस किताब के विमोचन से पहले एक सियासत भी शुरू हो गई है, सियासी बवंडर आना लाजमी हो गया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। उसको तोड़ फोड़ करना लोकतंत्र के हक में नहीं है। तो ये चीजें जो बीजेपी की कमजोरियां हैं, हम उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन हम 24 घंटे नींद से उठकर बीजेपी और मोदी को गालियां नहीं देंगे। कुछ चीज़ों जो ठीक है उनको तो ठहर करना। अभी फॉरेन पॉलिसी दुनिया फेल हो गई तो इंडिया तो पास हो गया ना। 10 फॉरेन पॉलिसी इस वक्त दुनिया के सब कंट्रीज लड़ रहे हैं और हम अकेले बच गए। दुनिया में जो हालत हो रही है तो कहाँ हिंदुस्तान तो बच ही गया उन तमाम चीज़ों से। तो कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बीजेपी है, वहाँ भी बीजेपी को सुधारना पड़ेगा, वरना उनका भी कांग्रेस का जैसा हाल हो सकता है बीजेपी का, अगर वो अपने आप को नहीं संभालें। सब पॉलिटिकल पार्टीज को अवसर नहीं देंगे बढ़ने का, विधानसभाओं को तोड़ फोड़ करने का सिलसिला बंद करना चाहें। हाँ, अपनी मर्जी से लोग जाते हैं, लेकिन सरकार के प्रेशर से तोड़ फोड़ करना बंद कर देना चाहिए। धैर्यता थी, ये नहीं सीख पाए गुलाम नबी आजाद। जब तक राज्यसभा मेंबर बनाया जाता रहा, मलाई खाते रहे, तब तो कांग्रेस ठीक है। जब मलाई नहीं मिली तब भाग खड़े हुए। पहले जैसे कांग्रेसी वो बने, वो कांग्रेस और मलाई नहीं मिली तो जाकर के अपना पार्टी बनाया, और पार्टी अपनी नहीं चला पा रहे हैं, अपने गिरवान में देखें, अपना घर संभालें, कांग्रेस का छोड़ दें। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा है तो वो तो वहाँ से रह के आए हैं, महसूस करके आए हैं, उनका चरित्र सबका देखा है वर्तमान का। और ये सही बात है, पूर्व के अंदर जो नेतृत्व हुआ करता था देश हित में ज़्यादा होता था, लेकिन आज परिवारवाद ज़्यादा है, परिवार के हित में ज़्यादा है। एक आदमी जमानत के लिए जाता है, उसके लिए 3 चीफ मिनिस्टर किस लिए जाते हैं? ना तो वो वकील हैं कि भी कागज लेके गए थे अंदर, ना बाहर। लेकिन एक लोकतंत्र में को एक दबाना, प्रेशराइज करना, न्यायपालिका को प्रेशराइज करना, मुझे लगता है कि ये इस परिवार की पतन का ये रास्ता बन चुका है। तो ऐसे में देश का सवाल आज इन सवालों के साथ कि कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद की कहानी में बड़ा ट्विस्ट क्यों आया। वो बार बार इसका जिक्र करते हैं, कई कहानियां हम भी आपको बताएंगे। सोनिया के सिपाही गुलाम नबी आजाद पीएम मोदी के मुरीद अब कैसे बन गए। आज वो पीएम मोदी की काफी तारीफ कर रहे थे। वहीं जिंदगी भर कांग्रेस की राजनीति, आखिरी वक्त में अपनी पार्टी बनाने की उनको जरूरत क्यों पड़ गई। वहीं राहुल सोनिया से गुलाम नबी आजाद की सबसे बड़ी शिकायत क्या है। वहीं अंतिम और सबसे बड़ा सवाल जिसका जिक्र कई बड़े कांग्रेस के नेता करते रहे हैं कि क्या चाटुकारिता की वजह से कांग्रेस का पतन हो रहा है। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सतीश लखेड़ा है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सनम शाह हैं जो कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी आजाद साहब ने बनाई है, उसके प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अरविंद मोहन हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। सबसे पहले सुरेंद्र भाई, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो 52 साल तक गांधी परिवार के इतना करीब ही रहा, जिसका वो जिक्र भी करता है, इंदिरा गांधी से लेकर के कैसे राजीव गांधी उन्हें मिनिस्टर बनाते हैं, इंदिरा गांधी भी मिनिस्टर बनाती हैं, फिर उसके बाद नरसिम्हा राव से लेकर के वो अब मनमोहन सिंह तक की कैबिनेट में मिनिस्टर रहते हैं, और फिर उसके बाद वो तमाम चीजें अपने रिलेशंस का, कांग्रेस का जिक्र करते हैं। आज जब अपने किताब के विमोचन से पहले उन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं, तो वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि मुझे इस बात की पीड़ा है कि उम्र मैंने पूरी कांग्रेस में गुजार दी, लेकिन मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि हम कांग्रेस की बेहतरी चाहते थे, इस कारण से अपमान सहना पड़ा, अपमान सहता रहा। सचिन भाई, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं मैं इसको थोड़ा दूसरी तरफ से रखता हूं
कि कांग्रेस पार्टी की और हम सब कांग्रेसियों की ये भी पीड़ा है कि हमने एक गुलाम नबी आजाद साहब जैसे कार्यकर्ता को, जिसको इंदिरा जी से लेकर के और राजीव जी तक, सोनिया जी तक, मनमोहन सिंह तक, ऐसे साधारण कार्यकर्ता को जो कभी जमीन से नहीं जीता तो हमेशा राज्यसभा में रहा, हम सब लोगों का हक मान करके उनको ऊपर बढ़ाया गया। ऐसे कार्यकर्ता जब 52 साल के बाद पार्टी छोड़ते हैं और इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाते हुए के मेंबर रहे, कांग्रेस का ऐसा कोई राज्य नहीं था जहां के ऊपर भारी रहे, ऐसी उनको कश्मीर का मुख्यमंत्री। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है सुरेंद्र भाई, मैं ठीक करवाता हूं, कुछ टेक्निकल जो है फॉल्ट आ रहा है। मैं सनम शाह, आप तो इस पार्टी से अभी जुड़े हैं और अब बनिहाल की रैली को मैं याद करता हूं जिसमें ये कहा गया था, देखिए भारत जोड़ो यात्रा में इतना समूह नहीं पहुंचा जितना कि उस रैली में पहुंचा था। ऐसा क्या जादू है आजाद साहब में? वो दुख तो उन्होंने कई बार आपसे भी व्यक्त किया होगा कि कांग्रेस ने उनको ऐसा क्या नहीं दिया, 52 साल तक उन्होंने जो है सेवा की, कांग्रेस में रहे। सनम शाह। थैंक यू सो मच सर। मैं बताना चाहता हूं आपको कि मैं भी 10 साल से यूथ कांग्रेस में था और जब ये डिसीजन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने लिया कांग्रेस छोड़ो का, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और यहाँ पे कांग्रेस के लीडर बैठे हुए हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर सर आज हमारी रियासत जो कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया कि जिसका अपना राजा महाराजा होता था, अपना इसका प्रधानमंत्री होता था, चीफ मिनिस्टर होता था, आज रियासत जम्मू कश्मीर की हालत है कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं सर, देखें कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर से, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब तब कांग्रेस में थे, जब आए थे तो मैंने तब राज बब्बर जी और कपिल सिब्बल जी से ये बात कही थी कि मैंने सर आप गुलाम नबी आज़ाद साहब को आप जम्मू कश्मीर भेज दो, और मेरी वीडियो थी, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि आज़ाद साहब आप जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहीं नहीं जाना, हमें आपकी बहुत जरूरत है। तो मुझे उन लीडरों ने कहा था कि बेटा जम्मू कश्मीर को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को और खासकर कांग्रेस को गुलाम नबी आज़ाद साहब की बहुत जरूरत है। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि आज देखें, हम रियासत जम्मू कश्मीर को उस तरीके से नहीं गंवाना चाहते थे जिस तरीके से कांग्रेस ने आज 1920 स्टेट से अपना आप गंवाया है। मैंने जब गुलाम नबी आज़ाद साहब से ये बात पूछी, और मैं आपको बताना चाहता हूं, गुलाम नबी आज़ाद साहब पूरी उम्र जो है पावर में रहे, पर मैं बताना चाहता हूं जब जम्मू कश्मीर में तब कांग्रेस पार्टी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं था होता, तब कांग्रेस पार्टी का कोई नारा लगाने वाला नहीं था होता। मैं ये बताना चाहता हूं, अरे पहले आकर पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं था बनाया, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर मेहनत की, डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग की, अरे 21 से 22 सीटें निकाली, तो फिर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब बने। पार्टी ने तो पहले तो आके नहीं था बनाया। आप देखें सर, इस इलेक्शन में देखें आप कांग्रेस की पंजाब के अंदर क्या हालत हुई है, बाकी जगहों में क्या हालत हुई है। सर क्या जम्मू कश्मीर में भी हम जो है ये हालत नहीं थे होना देना चाहते गुलाम नबी आज़ाद साहब? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो फैसला लिया है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से, मैं एक नौजवान हूं सर, मैं रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूं, और मैं टांके की चोट पर यह बात बोलना चाहता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के इस फैसले पर, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब को खुद जाके लोग कहते थे कि सर अगर आप कांग्रेस से दूर नहीं होंगे हमें कुछ सोचना पड़ेगा, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो डिसीजन लिया वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बेहतरी के लिए लिया। आज आप देखें, आज जम्मू कश्मीर में मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी लेवल पर नहीं है, एक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी है जो आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, यानी कि एक नेता जो अपने काम से, अपने कद से पार्टी को इतनी ऊपर लेकर के गया, तब वहां पर जाकर के जो है सरकार आती है, और अगर उसके साथ ऐसा सलूक होता है, ये डिसीजन लेना ही था, कहीं ना कहीं सनम शाह ये कह रहे हैं। लेकिन सतीश लखेड़ा भी हमारे साथ हैं। सतीश भाई, लेकिन अभी किताब आई नहीं, किताब से पहले जो है
उदित राज थे, वो कह रहे थे कि मलाई खाई और ये खाई और चले गए। मतलब इतने सीजन आदमी के लिए वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी मेरी तारीफ कर रहे थे। वो राज्यसभा का अंतिम दिन याद पड़ता जिस वक्त उन्होंने तारीफ की थी, खुद भावुक हो गए थे और उसके बाद कह दिया था कि बीजेपी के एजेंट हैं। सचिन जी, अगर एक वरिष्ठ राजनेता का सदन में जिन्होंने आधी सदी से ज्यादा गुजारी हो, अगर उनके सम्मान में विदाई समारोह, कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ना राजनीतिक कार्यक्रम है, पार्लियामेंट है और उच्च सदन है, अगर उसमें प्रशंसा हो गई तो कांग्रेस के मित्रों क्यों लग रहा है? जैसे अभी सुरेंद्र जी कह रहे पूरी जीवन में हमारा हक मार के रहे। अरे आपको चाहिए थे मुस्लिम प्रतिनिधि, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक समर्पित आदमी को आप केवल मुसलमान बना के एक चेहरा बना के आपने रखा था। उस आदमी का योगदान देखिए। 24 साल की उम्र में क्यों आपने राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना पड़ा आपको? क्योंकि आप चाहते थे, मगर उनकी काबिलियत ने अपनी जगह बनाई। और आज देश का हर राजनेता, आज ही नहीं, उन्होंने पूरी जिंदगी हल्के बयान नहीं दिए। वो बेहतर एक कांग्रेस में और भी नेता होंगे तो संतुलित बयान देते थे। जिस तरह उनकी किताब आ रही है, जिस किताब में उन्होंने कहा कि मैंने हिजाब, सीए और 370 का विरोध किया, मगर प्रधानमंत्री जी ने कभी विरोध की राजनीति नहीं की। वे आदर्श राजनेता है। उन्होंने ये भी बताया अपने अनुभव से कि अब जब इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी कांग्रेस को जिंदा नहीं कर पाए, आज के हालात में तो कांग्रेस में वो ताकत नहीं है कि जो पुनर्जीवित हो सकती है। उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए। और सचिन जी, इतना ही नहीं है, कांग्रेस के बहुत सारे नेता, पीवी नरसिंह राव साहब ने अपनी द इनसाइडर्स में लिखा कि कांग्रेस के भीतर किस तरह की तानाशाही है। संजय बारू की किताब में है कि एक एक फाइल किस तरह सोनिया जी के पास जाती थी और दोनों लोग, पीवी नरसिंह राव की सरकार रही हो, मनमोहन जी की, किस तरीके से उनको दबाव में रखा जाता था। यह नटवर सिंह की किताब, उन्होंने वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखा हुआ है कि जो अहंकार, उन्होंने बहुत सारे शब्द कहे हैं सोनिया जी के बारे में, तुनक विजय जी पे, वो मैं कहना नहीं चाहता हूं। जो कांग्रेस से बाहर आते हैं और जब वो कहते हैं कि कांग्रेस परिवार अपने पालतू जानवर को ज्यादा तवज्जो देता है, इंतजार करते किसी बड़े नेता से ज्यादा, और बहुत सारी बातें आती हैं। जिस तरह संजय भाई भी अपने राजपूत जी कहेंगे कि उन्होंने त्याग किया, त्याग के कारण वे प्रधानमंत्री सोनिया जी नहीं बनी, मगर किताब में खुलासा इन्हीं के लोगों ने, नटवर सिंह ने किया है कि वे राहुल गांधी की धमकी, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। प्रणब मुखर्जी जैसे सीजन किताब कहना कहीं एक आती है ना, दो चीजें होती हैं। एक तो होती है कि भाई जो किताब है वो नेता जो है फिलहाल उस पार्टी में नहीं है, क्या ये उसकी एक महत्वाकांक्षा है। दूसरा ये होता है कि ये आई ओपनर है उस व्यक्ति का, उस क्रॉनिक आयल है बताने के लिए उस पार्टी को, जिस पार्टी की हालत के बारे में गुलाम नबी आजाद जिक्र करते हैं कि वो 72 साल में सबसे नीचे आ गई है। अरविंद जी, तमाम चीजें हैं, किताब तो अभी आएगी पब्लिक में, लेकिन उसके कई जो अंश हैं जो वो मैं पढ़ रहा था, जिसमें वो हेमंत बिस्वा शर्मा का जिक्र करते हैं। जब वो लेकर के गए कि असम के प्रभारी थे कि इनके पास विधायक हैं, तो तब वो जो हेमंत बिस्वा शर्मा भी जिस वो डॉगी वाले प्रकरण का जिक्र करते हैं, जब वो G23 का जिक्र करते हैं कि हमारे को पार्टी की चिंता है, मिल लीजिए, लेकिन कोई मिलता नहीं है, तमाम चीजें हैं। और उसके बाद जब उनकी तारीफ जो है प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में कर देते हैं, फिर दबी जुबान बाहर आकर के उन्हीं के ही जो है वरिष्ठ नेता कह देते नहीं, वो लोग तो जो G23 कुछ नहीं होता, ये लोग तो जो है बीजेपी के एजेंट है। सर, आपको क्या दिखाता है 72 साल की उम्र में 52 साल कांग्रेस को सर्व करने के बाद एक व्यक्ति जब ये किताब लिखता है, दिस इज जस्ट एन ऑटोबायोग्राफी, या फिर इसके बाद भी कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो आपको लगता है कि कांग्रेस की नींद जगनी चाहिए? दो चीजें हैं। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं, पार्टी की सेवा की है, ये सब चीजें हैं। पार्टी ने भी उनको काफी कुछ दिया है, पार्टी ने उनको बढ़ाया काफी। मेरे ख्याल चुनाव ज्यादातर वक्त, वो पार्लियामेंट की जो बात करते हैं, ज्यादातर वक्त राज्यसभा में आए हैं, तो महाराष्ट्र से आए और भी जगहों से उनको भेजा गया। अभी भी जो आखिरी मसला था वो उसी पे विवाद फंसा कि वो राज्यसभा कहाँ से आएंगे, और जो कांग्रेस की स्थिति है उसमें राज्यसभा मिलना इस आसानी से मुश्किल था। और तो भी ये है कि अगर कांग्रेस चाहती तो उनको दे सकती थी राज्यसभा, लेकिन जिस तरह से राजीव गांधी ने 2 टर्म वाला फॉर्मूला लगाया था, कुछ उस तरह की चीज होगी। या उससे भी ज्यादा जो कांग्रेस में असली बात है कि कौन आदमी गांधी परिवार के क्लोज है, और ताकत का गणित उसी से चलता है। और नेताओं की शिकायत भी मैं मानता हूं, उसमें गुलाम नबी भी शामिल हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हैं, सबकी शिकायत सिर्फ यही रहती है कि गांधी परिवार या राहुल गांधी या सोनिया गांधी उनको ज्यादा वक्त नहीं देते।
आप देखिए राहुल के साथ जितने नए लोग आए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके पूरी फौज, आज एक सचिन शायद बचे हुए हैं, जो ये सारी फौज धीरे धीरे करके उनसे दूर हो गई और मुख्य शिकायत यही थी कि वो राहुल उनको वक्त नहीं दे रहे। अब कांग्रेस का काम करना है, समाज का काम करना है, मुल्क की पॉलिटिक्स में मुद्दे पे को लेकर लड़ना है, या दरबार में आपकी बैठकी होती रहे और आप चाय पीते रहें और गप करते रहें। ये शिकायत अगर है तो मैं मानता हूं कि छोटी पॉलिटिक्स है। और गुलाम नबी भी सारी सीनियरिटी और सारे अच्छाई के बावजूद अगर उनको सिर्फ राज्यसभा का चस्का लगा हुआ था तो फिर उनको भी अभी साबित कर, और 55 साल उम्र कांग्रेस की सेवा की हो या कितने भी साल, तो उनको भी अभी साबित करना होगा कि नहीं वो कोई मास लीडर हैं। और मास क्योंकि अभी तक उन्होंने, मेरे ख्याल से मैंने जो भी देखा है पॉलिटिक्स में, गुलाम नबी कोई ऐसे मास लीडर कांग्रेस के, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी भी बड़ी पार्टी में सिर्फ मास लीडर्स की जरूरत नहीं होती। नहीं, इसमें दो चीजें उठती ना सर, मैं इसमें दो चीजें उठती ना। एक तो ये होता है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी आपकी क्या है कि पार्टी के बिना आप कुछ नहीं है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आप ऑलमोस्ट अपनी जो उम्र खपा देने के बाद जब बाहर जाते हैं, भले वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या फिर गुलाम नबी आजाद हो, फिर वो अपनी जब किताब में जिक्र करते हैं या जिस आला कमान का जिक्र करते हैं, जरूरत नहीं कहीं ना कहीं हो जाती है कि मतलब जिस तरह की बातें वो कह रहे थे, जिस नाराजगी की बातें, जिस पार्टी में रह करके जिस इंट्रोस्पेक्शन की बातें वो करते रहे हैं, उन चीजों को एड्रेस किया जाना चाहते हो वो ज्यादा बेहतर तरीके से, बनिस्बत ये कि अब उनको प्रूव करना है। उन्होंने तो सारी उम्र रह करके कांग्रेस में प्रूव किया ही नहीं, बल्कि मैं इस सवाल को उल्टा कहूंगा कि उनको ये देखना चाहिए कि क्या ये चीजें आत्मकथा में जिक्र करने लायक हैं या नहीं है। क्योंकि अब इस उम्र में आके अगर वो आत्मकथा लिखते हैं तो कांग्रेस सुधारना उनका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नटवर सिंह अगर लिखते हैं तो कांग्रेस सुधारना उनका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ठीक, एक बड़ी घटनाओं को बहुत निरपेक्ष ढंग से जिन्होंने क्लोजली देखा है उसका आप ब्यौरा दीजिए, उससे ज्यादा की जरूरत। अब गुलाम नबी कांग्रेस की चिंता क्यों करेंगे और क्यों करना चाहिए उनको, नटवर सिंह क्यों करेंगे? ठीक है। अब अगर इस उम्र में वो चिंता करें नहीं, लेकिन वो तो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं ना सर, उसमें वो जिक्र करते हैं। ऑटोबायोग्राफी में फिर वो अलग लिखे, फिर उनको कांग्रेस सुधारने का एजेंडा देने की जरूरत मैं क्योंकि हमारे साथ संपर्क टूट गया था सर, टेक्निकल दिक्कत थी। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ कभी आ रहे थे जा रहे थे क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, एक बार फिर से जुड़ गए। सुरेंद्र सिंह जी, आपका एक कमेंट, क्योंकि हमने पहले शुरू में कहा था जस्ट एन ऑटोबायोग्राफी, या फिर हम ये देखते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आई ओपनर जब वो तमाम चीजों का जिक्र करते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा का भी जिक्र करते हैं और बड़े नेताओं का जिक्र करते हैं, G23 भी कहते हैं, हर चीज जो है वो कांग्रेस के रिट्रोस्पेक्शन में कहते हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत फिर सनम शाह हाथ उठा रहे थे। कहते ना कि गम इस बात का नहीं कि वो बेवफा निकला, अफसोस महज इतना सा है कि उसे क्या समझा था वो क्या निकला। सच बात ये है ना सचिन भाई कि 52 साल तक जब तक कांग्रेस ने उनको नूरे नजर बना के रखा, जब तक उनको राज्यसभा बना के रखा, जब तक उनको दिल्ली की लुटियन जोन्स में बंगला दे करके रखा, जब तक कांग्रेस ने उनको देश के सभी राज्यों का प्रभारी बना के रखा, जब कांग्रेस ने उनको चीफ मिनिस्टर बना के रखा, आज वो वही गुलाम नबी आजाद वो आरोप लगा रहे हैं जो उनके खिलाफ आरोप लगते थे। मैं आपको नाम लेकर के कहता हूं, अशोक गहलोत साहब को पीछे रख करके और गुलाम नबी आजाद साहब को आगे रखा जाता था। हेलो, क्या मैं बोलूं या कोई और बोल रहा है? नहीं, आप ही बोलिए क्योंकि दोनों में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए सनम शाह एक सेकंड, क्योंकि कुछ सिग्नल अटक रहा है, पहले एक बार बात रख लें। हमारे साथ सनम शाह है, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी गुलाम नबी आजाद की पार्टी के। क्योंकि मेरे साथ बड़ी मजबूरी है, गुलाम नबी आजाद साहब के जैसे आदमी की जिनके साथ हम लोग कांग्रेस की राजनीति किए, आज उनके मुखालिफ बोलना पड़ रहा है हमको। और हमको ये आई ओपनर है कि आदमी अपनी जिंदगी भर जब तक उसको मिलता है तब तक वो उसी पार्टी के गुणगान करता है। जिस पार्टी में जिस गुटबाजी की वो बात कर रहे हैं, उस गुटबाजी का शिकार उन्होंने कितने नेताओं को किया, ये आप एक बार अशोक गहलोत साहब से पूछिए बाकी सारे दिल्ली में सीनियर नेताओं से, किस किस का हक पार करके उनको राज्यसभा दी गई। लेकिन आज गुलाम नबी आजाद साहब सिर्फ कांग्रेस के ऊपर निशाना इसलिए साध रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर सके। क्या वो भारतीय जनता पार्टी से क्या हो गया है उनको मेरी समझ से आन बाहर ये बात भाई छोड़ देते, वो 2012 में छोड़ देते, 13 में छोड़ देते, 14 में छोड़ देते, 15 में छोड़ देते, 16
नहीं, वो इसी चीज का तो जिक्र करते हैं ना अपनी किताब में सुरेंद्र भाई, वो इसी चीज का तो जिक्र करते हैं अपनी किताब में कि सबसे ज्यादा मुझको तो अपमान या फिर अदावत तभी से शुरू हो जाती है जब पीएम मेरी तारीफ कर देते हैं और तभी जुबान में बड़े कांग्रेसी नेता मेरे कांग्रेस में रहते हुए मुझ पर ही सवाल उठाने लग जाते हैं कि ये तो बीजेपी का एजेंट हो गया। मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूं सचिन भाई कि आप इस चीज को देखे, कहते हैं ना कि आज किसी ने दिल तोड़ा तो हमको जैसे याद आया, जिसका दिल मैंने तोड़ा था वो जाने कैसा। पुरानी कांग्रेस के उन सारे नेताओं से पूछिए जो गुलाम नबी आजाद के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। हमारी इसी हाईकमान ने गुलाम नबी आजाद को नूरे नजर बना के रखा। जब हमारे इसी कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को नूरे नजर बना के रखा था तब छोड़ देते ना कांग्रेस। और कांग्रेस अगर 17 के बाद बुरी हुई तो कहते कि कांग्रेस जो है जिस दिन हमने प्रधानमंत्री की तारीफ की उस दिन के बाद कांग्रेस खराब हुई, उससे पहले की कांग्रेस को अच्छा बताते। लेकिन वो तो अब कांग्रेस की कमियां जो निकाल रहे हैं, जैसे अरविंद मोहन जी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज की डेट में आपको जो दिया हम नहीं दे पा रहे हैं आज की डेट में राज्यसभा, तो आपको जहां पे एक बंगला मिलेगा, एक राज्यसभा मिलेगी, मतलब जिसको कह सकते हैं ना कि जहां पर आपको एक खाट मिलेगी सोने के लिए, आप वहीं सो जाएंगे। ये कौन सी विचारधारा हो गई? इस तरीके की बातें गुलाम नबी आजाद साहब से जब करते हैं फिर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर भी ये लागू होना चाहिए, फिर तो कहना कि हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर भी लागू होना चाहिए, और भी तमाम नेता जो है पिछले जो है लोकसभा चुनावों से पहले जो यही सिर्फ कह करके गए थे कि आला कमान वक्त नहीं देता, या फिर ये सनम शाह हमारे साथ बैठे ये कह रहे हैं कि मैंने 10 साल कांग्रेस को सर्व किया। ये बैठे हैं आजाद साहब के सहयोगी, ये कह रहे मैंने 10 साल कांग्रेस को सर्व किया, यूथ कांग्रेस को कश्मीर में उठाया। इनकी भी एक बार सुन लीजिए, ये अपनी एक बात रखना चाह रहे हैं, आपकी बात पर रिबटल कुछ करना चाह रहे थे। 5 सेकंड में अपनी बात कह रहा हूं। ठीक है, आप बोलिए, फिर उसके बाद सनम शाह। मैं सहमत हूं, समय कम मिलता है क्या? समय हमें ज्यादा मिलता है। सच बात यह है कि जिसको हम लोगों की तरफ कहावतें बहुत होती है, कहते हैं ना कि जिसके घर के किसी आदमी को भागना होता है उसको सहतीर में सांप नजर आने लगते हैं। भाई आपको तो गुलाम नबी आजाद साहब को तो कभी एंट्री बैन ही नहीं थी, हम लोगों को तो समय लेकर के मिलना पड़ता है। और सनम शाह जैसे लोग, सुरेंद्र राजपूत जैसे लोग हजारों कार्यकर्ता है, ऐसा थोड़ी बाकी सब लोगों ने तो नहीं छोड़ दी। जिनको भाजपा का सपोर्ट मिल रहा है, जो भाजपा तोड़ रही है, वही लोग छोड़ रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, हमें आज खुशी है कि कम से कम हेमंत के सामने हमारे यहाँ पे पिन्नी को बिस्किट खिलाए गए। ये बात अपने आप में सच है क्योंकि हेमंत शर्मा ने स्वयं प्रूव कर दिया। क्या नहीं दिया आपका ये तर्क है, ठीक है, ओके। सनम शाह जवाब दीजिए, जिनको भाजपा का सहयोग मिल रहा है वही छोड़ रहे हैं ना, वरना वो कहते हैं कि वो कोई बेवफा थोड़ा ना निकलते, जिसको सोचा था वो नहीं निकला। सनम शाह सर, मैं बात बताना चाहता हूं, देखें सुने मेरी बात। कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट पर भावुक हुए, उन्होंने आंसू कराए। ये कांग्रेस पार्टी को गर्व की बात होनी चाहिए थी कि आज के देश के प्रधानमंत्री जी ने, तब गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के लीडर थे, इनको इस चीज का गर्व होना चाहिए था कि यार कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद साहब ने देश के प्रधानमंत्री जी की आंखों से आंसू निकले। इन्होंने टिप्पणी करना शुरू कर दी और इन्होंने कहा जी गुलाम नबी आजाद साहब ने जी किसी को आगे। आज हम इनको कहना चाहते हैं ना सर, देखें सुने मेरी बात, आप ये भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं ना, मैं आज इनको ये कॉन्फिडेंस तरीके से कहना चाहता हूं कि पहले कांग्रेस जोड़ो की तुम बात करो। कांग्रेस बिखरी हुई है। गुलाम नबी आजाद साहब ने जो फैसला लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने 10 साल के बाद राहुल गांधी का जो है फोटो अपनी फेसबुक प्रोफाइल से हटाया। सर आज आप मुझे बताओ, आज हिंदुस्तान का, आज जम्मू कश्मीर का युवा, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे देश के अंदर नौजवानों को एक लीडर की जरूरत है। क्या सर आप मुझे इतनी बात बताएं ना, मैं पूछना चाहता हूं ना अपने इस कांग्रेस के भाई से, क्या राहुल गांधी के अंदर वो गट्स हैं? अरे तुमने 18-20 स्टेटों से कांग्रेस क्यों गवाई है? तुमने फिर आप 18-20 स्टेटों से क्यों नाकामयाब हुए हो? तुम्हारी क्यों बुरी हालत हो गई है? अरे हम जम्मू कश्मीर में भी वो कांग्रेस की हालत नहीं करना चाहते। आज सर आप देखें, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी कांग्रेस की लीडरशिप है वो पूरी गुलाम नबी आजाद साहब के साथ है। जो यहाँ के एक्स MLA जो के जीते हुए हैं वो गुलाम नबी आजाद साहब के साथ हैं। सर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आज मैं इनको कॉन्फिडेंस तरीके से कहना चाहता हूं, ठीक। अरे कांग्रेस से तो हमारा मुकाबला ही नहीं बनता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में कांग्रेस थी, गुलाम नबी आजाद थे। आज गुलाम नबी आजाद नहीं है तो कांग्रेस नहीं है। मैं कॉन्फिडेंस, सर कांग्रेस में क्या थी, यूथ कांग्रेस में क्या थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, सुरेंद्र सिंह राजपूत, फिर उसके बाद सतीश लखेड़ा।
नहीं, उसके बाद सतीश लखेड़ा और अरविंद जी। नहीं ठीक है, आपने 2-3 पॉइंट रख लिए सनम शाह, आपने 2-3 पॉइंट रख लिए कि क्यों कांग्रेस नहीं है, एक लीडरशिप की जरूरत है, भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो होना चाहिए, आपने तमाम पॉइंट्स रखे ना। और कितने राज्यों में नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक राज्य में जो है गुलाम नबी आजाद को आपने कह दिया कि वो बीजेपी की तरफ से आते हैं। ठीक है, बहुत से आपने पॉइंट्स रखे। सुरेंद्र सिंह राजपूत जो है हाथ उठा रहे थे, उसके बाद सतीश लखेड़ा बड़ी देर से नहीं आया। ठीक है सनम शाह, एक सेकंड कहना चाहता हूं, ये मेरी बात याद रखना, रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने कहना चाह रहा था, ये बिल्कुल चुप करिए यार। ठीक ठीक ठीक, बोलिए सुरेंद्र सिंह राजपूत या सनम शाह जो कि 10 साल कांग्रेस सर्व करके आए हैं। साहब ये तो 10 साल कांग्रेस सर्व करके आए, हमारी तो 3 पीढ़ियों से हम कांग्रेस को सर्व कर रहे हैं, देश को सर्व कर रहे हैं। कांग्रेस को कोई नहीं सर्व करता, कांग्रेस मौका देती है, कांग्रेस 3 पीढ़ियों से हम कांग्रेस के। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात जो इन्होंने कही कि आज की डेट, अरे यार बीच में मत बोलिए भाई, इतना तो कम से कम ध्यान रखिए, आप भाजपा के नहीं है, आप गुलाम नबी साहब के साथ के, इतना तो कम से कम रखें, ध्यान रखें आप। बोले हम खामे बिना मतलब बीच में बोले जा रहे हैं। तो सुरेंद्र जी आपने भी कहा कि गुलाम नबी आजाद और भाजपा में कोई फर्क रखा, चलिए ठीक है, ठीक नहीं है इस टाइम, आप बोले 90% लोग आज की डेट में गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी छोड़ करके दोबारा से कांग्रेस में आ गए। भाई वो क्यों आ गए? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, एक बात, कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं? क्योंकि हम लोगों ने गुलाम नबी आजाद साहब जैसे लोगों को राज्यसभा दी, गलती करी, माफी मांगते हैं। जो लोग अपनी पूरी जिंदगी के 52 साल कांग्रेस में रह करके सत्ता की मलाई चाटें और अपने आखिरी के समय में कांग्रेस छोड़ दें, उनसे बड़ी तो अब मैं क्या बोलूं, वो अल्फाज में इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत लंबा साथ रहा हमारा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस को, जब तक आपकी मां मजबूत थी तब तक मां ने आपको खाना खिलाया, दूध पिलाया, हट्टा कट्टा किया, मजबूत किया। जब मां थोड़ी सी कमजोर हो गई या चिड़चिड़ी हो गई, आप अपनी मां को छोड़ करके चले गए। अरे लानत है आप पर, लानत है ऐसे गुलाम नबी आजाद पर, जिसकी मां बूढ़ी हो गई या कमजोर हो गई, थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो गई, उसने 2 बार बात नहीं की आपसे और आप जाकर अपनी मां को छोड़ करके चले गए, दूसरे के पास बैठ के, दूसरे के घर में बैठ गए। तो सुरेंद्र जी, ये फिर लानत की लिस्ट तो फिर लंबी होती चली जा रही है ना। लानत है क्या नाम गुलाम नबी आजाद के सारे समर्थकों पर। तो फिर इसका मतलब बात करते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती आपको? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। आज की डेट में मां को जरूरत है जिन नेताओं की, वो नेता छोड़ करके जा रहा है, गंदा आदमी है वो, लानत मलामत होनी चाहिए उस आदमी। देखिए कोई वाली बात है ना, और उसके बाद गलत लिखता पार्टी के भीतर कितने वरिष्ठ रहते हैं और क्या उस वक्त उनका कद रहा होगा जब उनके जाने के बाद जो इस तरह की बातें सामने आ रही है। मैं इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, सतीश लखेड़ा एक कमेंट करना चाह रहे हैं। ये कांग्रेस के अंदर जो सीटी आने से पहले कुकर की जो भड़ास निकलती, ये कई कुकर वहां उबल रहे हैं। आप बताइए, जितना हमने पिछली किताबों का जिक्र किया, इसमें कॉमन एक बात है, गांधी परिवार की तानाशाही, उनके द्वारा अपने तरीके से इस पार्टी को हाँकना। G23 के जो खबर, हम तो भारतीय जनता पार्टी, हमें कांग्रेस से अंदर के बारे में नहीं पता है, मगर जब G23 बना, वह क्या थे? कांग्रेस को चाहने वाले, कांग्रेस को पूरे जीवन सेवा करने वाले, कांग्रेस को मां मानने वाले, मगर एक परिवार अगर उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानेगा और उसके पीछे एक बड़ी भीड़ सोचेगी कि अगर ये परिवार है तभी हमारी राजनीति चलेगी, तो उस भीड़ के सामने वो G23 थे। गुलाम नबी साहब ने कहा है कि मैं उन मित्रों को नहीं बुलाना चाह रहा हूं शर्मिंदगी के लिए कि वो मेरे पास आएंगे तो उन्हीं की पार्टी में और पार्टी के भीतर विचार उनके लिए उठेंगे। आज कांग्रेस की जो कमजोरी है, कांग्रेस के नेता आत्ममंथन के बजाय उन्हें गरिया रहे हैं, उन्हीं को बोल रहे हैं। अगर आपके पास एक अल्पसंख्यक इतना बड़ा नेता था जो आपका चेहरा बना रहा, लगातार नेता बना रहा, आपने हर बार उसकी योग्यता के आधार पर राज्यसभा में उन्हें नेता सदन बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, जो इंदिरा जी के साथ से लेकर राजीव गांधी जी से लेकर नरसिंह मनमोहन सिंह तक मंत्री रहे, उन्होंने अगर सेवा दी है तो उन्होंने गांधी परिवार की भी सेवा की, उनके प्रति निष्ठा भी दिखाई है, पार्टी के प्रति भी दिखाई है। वो कोई तनख्वाहिया व्यक्ति नहीं थे, मगर एक लंबे समय तक कल के लोग, जितनी उनकी आयु है उससे कम के लोग अगर उनके साथ आत्मसम्मान के साथ व्यवहार करेंगे, उनके जिस तरीके से हमने हेमंत विश्वकर्मा की बात की कि किस तरीके से वो जलील करता है गांधी परिवार,
तो हर स्वाभिमानी आदमी बाहर जाएगा। और गुलाम नबी साहब भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। उनकी अपनी पार्टी है, अपने कश्मीर के मसले हैं और उन्होंने अपनी किताब लिखी है और अपना चुनाव वो अपने तरीके से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल इस डिबेट में, सचिन जी आपने हमारा पक्ष पूछा है और कांग्रेस के मित्रों का सम्मान करते हुए जितने बाकी पैनल में लोग बैठे हैं उनकी बात से हम सहमत असहमत हो सकते हैं, मगर एक पक्की बात है कि कांग्रेस पार्टी का जो आंतरिक लोकतंत्र है वो शून्य है और आज नहीं, वो पहले से चला आया है। और स्वामी भक्ति का अर्थ है कांग्रेस पार्टी के परिवार को मानना, न कि कांग्रेस पार्टी और कॉन्स्टिट्यूशन को मानना। ठीक है, सुरेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? अरविंद जी माफी चाहता हूं क्योंकि मैं बीच में जो है, क्योंकि रिबटल करना चाह रहे थे सुरेंद्र जी, इस कारण से मैं आपको वेट करवा रहा हूं, वापस आता हूं। बोलिए सुरेंद्र जी। नहीं, मैं अरविंद मोहन जी से क्षमा मांगते हैं, बहुत छोटा सा रिबटल कर रहा हूं सर। मूल रूप से जो सतीश लखेड़ा जी कह रहे हैं ना, कहते हैं कि सूप बोले तो बोले, क्या बोले छन्ना जिसमें 72 छेद। जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है आज तक एक भी अध्यक्ष इनका निर्वाचित नहीं है, सब नागपुर से आए हुए हैं, हमको परिवारवाद की बात समझा रहे हैं। अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जी को उपेक्षित करके, बेइज्जती करके जो लोग अपने यहां पर बैठाए हुए हैं, हमको नीति नियम और शिष्टाचार की शिक्षा दे रहे हैं। भाई हमें नीति नियम शिष्टाचार की शिक्षा अगर देनी है आपको तो एक बार यशवंत सिन्हा को पढ़ लीजिए। यशवंत सिन्हा को आप इज्जत दे देते, अडवाणी जी को इज्जत देते, कीर्ति आजाद जी को इज्जत दे देते आप एक बार, कम से कम आप तब कहते हुए अच्छे लगते। रही बात आप जिस तरीके की पार्टी में हैं, वहां पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं। हमारे यहां तो कहने का भी मौका सबको है और सुनने का भी मौका सबको है। अरविंद जी, आपको क्या लगता है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मौके पर चौका है या फिर सच में कोई ना कुछ गुगाहट थी? देखिए, इस किताब को लेके चर्चा या गुलाम नबी को लेके खास चर्चा की एक वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की नाराजगी का लाभ भी लेना चाहते हैं बीजेपी की तरफ झुक के। और बीजेपी को कई तरह की दिक्कत है, इंक्लूडिंग कश्मीर में कोई नेता नहीं होना ढंग का, मुस्लिम चेहरा नहीं होना ढंग का, और उससे भी ज़्यादा कांग्रेस को परेशान करने वाला शख्स या ऐसा मुद्दा। गुलाम नबी वो हथियार उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री ऐसे उनकी तारीफ नहीं कर रहे थे। जाते वक्त विदाई भाषण आमतौर पे औपचारिक होता है और उस औपचारिकता में बुरी बातें नहीं कही जाती हैं, अच्छी अच्छी बातें ही कही जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से गुलाम नबी की तारीफ हुई उन दिनों अभी भाजपा की तरफ से, उसमें ये पक्ष था कि भाजपा को इसमें आनंद आ रहा है कि कांग्रेस की फटी है और उस फटे में और अब जरा कहीं नमक डाले तो और आनंद आएगा। तो ये बार बार आप देखेंगे कि आज भी जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वो उस आनंद के साथ बोल रहे हैं कि अच्छा चलो ये कांग्रेस का झगड़ा है। और जितना ये चर्चा में आएगा, किताब की चर्चा की एक वजह वो भी है कि ये जितना चर्चा हो कांग्रेस की परेशानी उतनी और बढ़ेगी। और परेशानी बढ़ाने वाला मसला गुलाम नबी का मुस्लिम होना और कश्मीर से होना। कश्मीर पे गुलाम नबी की सोच और भाजपा की सोच में क्या रिश्ता है, या अब तक की पॉलिटिक्स में गुलाम नबी और भाजपा का क्या रिश्ता रहा है, या वो भाजपा की राजनीति का, वो पक्ष भी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम गुलाम नबी को कहीं मानते हैं कि उन्होंने लंबी पॉलिटिक्स की है, अच्छी पॉलिटिक्स की है, इसी कश्मीर में अच्छा शासन चला के दिखाया है, ये भी उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि इस कश्मीर में उन्होंने बहुत अच्छा शासन करके दिया है। तो अगर ऐसे गुलाम नबी की चर्चा करनी है तो वो भाजपा की नीतियों से कितने दूर थे। जिस दिन 370 पे प्रस्ताव आया उस दिन भी जो गुलाम नबी बोल रहे थे उस पर भी गौर करना चाहिए कि वो क्या बोल रहे थे और किस तरह। लेकिन मसला उतना ही नहीं है, मसला कहीं ना कहीं ये दोनों पॉलिटिक्स के बीच में अपनी जगह शायद मजबूत करने की उनकी रणनीति है। लेकिन सर जब वो उस चीज का जिक्र करते हैं कि वो ये कहते हैं कि मैं अकेला ऐसा तो हूं नहीं ना, जब अगर मैं G23 के नेताओं की बात कर दूं जो हाशिए पर हैं, सेम इसी तरीके की बातें करते हैं, या फिर बात कर दूं अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के कई और ऐसे नेता जो है कई तमाम जगहों पर आपको मिल जाएंगे, या फिर मैं ये कह दूं कि जब वो कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त हुई जब प्रधानमंत्री ने मेरी तारीफ कर दी, और क्योंकि वो विदाई भाषण था,
वो आम भाषण नहीं था, वो विदाई भाषण था। तो कांग्रेस के कुछ लोगों को जो है इस बात को ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने दबे पांव जो है मुझको बीजेपी का एजेंट तमाम चीजें कहने लग गए। इस बात का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे मेरी राजनीति जो है, प्रधानमंत्री अच्छे आदमी है, 24 घंटे मेरी राजनीति उठते ही मोदी को गाली देना नहीं है। मैं उनकी नीतियों का विरोध कर सकता हूं, लेकिन मोदी को गाली देना नहीं है, जो कि फिलहाल जो है इस वक्त की राजनीति कांग्रेस की चल रही है। नहीं, ये कांग्रेस के एक नेता का दुख नहीं है। आप अमरिंदर को देखें, आप आनंद शर्मा को आप यही जो कपिल सिब्बल को देखें, ये जो पूरी टीम है, इसको आप जो 23 मानते हैं जो नेता, उसमें से काफी सारे लोगों का व्यवहार ये हुआ। अब सभी 23 बाहर नहीं हुए हैं, सभी 23 ने किताब नहीं लिखी है, लेकिन जिन्होंने बाहर निकल के भी पॉलिटिक्स की या अंदर रह के भी इस तरह की नाराजगी दिखाई, उसमें बीजेपी भी एक पक्ष बनती है कि हमारे कहने से बीजेपी या बीजेपी के डर से हो सकता है कि पार्टी हमको कोई और कि ये चला जाएगा बीजेपी में कल को, वो खेल भी एक है इस पॉलिटिक्स। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आत्मकथा अगर आप लिख रहे हैं तो फिर तत्कालिक पॉलिटिक्स से उसको ऊपर होना चाहिए। आप अभी जो कुछ कर, पॉलिटिशियन बहुत जल्दी निरपेक्ष नहीं होगा, लेकिन तब भी अगर आत्मकथा के नाम से आप लिख रहे हैं तो आपको अभी की पॉलिटिक्स और अभी के पॉलिटिकल इक्वेशंस और लाभ घाटे से उसको ऊपर होना होगा। गुलाम नबी की आत्मकथा वरना कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जो है आगे आने वाले वक्त में, जम्मू कश्मीर का चुनाव भी आज आगे आने वाले वक्त में जो है तमाम और इश्यूज भी हैं जम्मू कश्मीर की, जो एक वैक्यूम है, जो पॉलिटिक्स का एक वैक्यूम है, उसको लेकर के। और फिर आज के इस मौजू में बात कर देना कि नहीं, प्रधानमंत्री जो है बहुत दिल के साफ आदमी हैं, वो मुझे गले लगाते हैं तो मुझे कांग्रेस अपमान करती है, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म तो नहीं? देखें सर, मुझे एक मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ कांग्रेस के बैठे हुए थे, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ। कांग्रेस वालों का यही सबसे बड़ी एक ही चीज है कि ये फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं, ये पावक जल्दी हो जाते हैं। सुने मेरी बात, मैं इनको बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि जी वो माँ की तरह रखा इनको तो माँ की तरह पाला, नहीं, एक दुल्हन समझा, पर जब दुल्हन के विचार ही देखे ठीक नहीं है ना, तो फिर उस दुल्हन के पति को मजबूरन ही अपनी दुल्हन को तलाक देना पड़ी। ठीक है, जिस टाइम दुल्हन के तेवर नहीं अच्छे देखे। रही बात मैं इनको बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी कांग्रेस के लीडर की हैसियत और औकात नहीं है जो गुलाम नबी आजाद साहब के लिए गलत टिप्पणी करे। किसी की हैसियत और औकात नहीं है जो गुलाम नबी आजाद साहब के लिए जो बेहुदा और गंदे लफ्ज इस्तेमाल करे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा लानत, मैं कहना चाहता हूँ लानत इनकी सोच को है, लानत इनकी विचार को है। आज देखें, हमें जम्मू कश्मीर से ऐसा रहा, आज आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से हम नौजवान कितना फ्रस्ट्रेट हैं, कितने परेशान हैं। हमने गुलाम नबी आजाद साहब को 90% आपके वर्कर कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं सनम साहब, और लानत है गुलाम नबी आजाद की सोच पर कि जब कांग्रेस को जरूरत है वर्कर्स की, उस वक्त गुलाम नबी आजाद छोड़ रहा है अपने साथियों के साथ। लानत है गुलाम नबी आजाद के ऊपर, लानत है आप लोगों के ऊपर। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप जैसे लोगों को भी छोड़ करके कांग्रेस में आ जाना चाहिए। कौन सी सीट जीता वो? महाराष्ट्र से हम जिता करके लाए उनको, यूपी से हमने जिताया, 7 बार राज्यसभा दी उस आदमी को। बात करते जब जरूरत है, जब कांग्रेस कमजोर है, तब आप छोड़ के जा रहे हो, तब आप छोड़ के जा रहे हो। ये कैसा इंसान है? ये इंसान के नाम पर, ये इंसान के नाम पर वो नहीं, कुछ ना कुछ लालची भेड़िया है। सर आप मुझे लालच करता है, ठीक है, लालची है पूरी तरीके से। एक बंगला, एक राज्यसभा, एक मकान, एक दुकान, और कुछ नहीं चाहिए इसको। दिल्ली का बंगला नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं है इसके अलावा। दिल्ली का बंगला हम लोग दे देते, एक राज्यसभा दे इसका मतलब 52 साल क्या कर रहे थे वो कांग्रेस में? सुरेंद्र जी, इसका मतलब 52 साल उन्होंने कांग्रेस में क्या किया? जब वो तमाम कांग्रेस के ऊपर नीचे तमाम चीजों का जिक्र करते हैं, कामराज का जिक्र करते हैं। कांग्रेस पार्टी की पहचान ही गुलाम नबी आजाद हमने गलती करी, मैंने कहा ना कि हमने पूरा सम्मान दिया। छोड़ देते राज्यसभा भाई, जब तक राज्यसभा थे तब तक कांग्रेस में थे, जब राज्यसभा नहीं रहे कांग्रेस में नहीं रहे। हम जब भी इनको राज्यसभा से हटाते कांग्रेस से हट जाते। यही तो कह रहा हूं, गलती करी हमने।
कोई गलती नहीं की गुलाम नबी आजाद थे। अगर कांग्रेस में कमियां थी तो पहले छोड़ देते। राज्यसभा के लालच में नहीं छोड़ी इस आदमी ने कांग्रेस, पहले छोड़ देता कांग्रेस। सतीश लखेड़ा आपकी बी टीम सीधे तौर पर तो कह राज्यसभा के रहे हैं लालच वो तो में नहीं छोड़ी ओपन एयर कांग्रेस। नेशनल इसलिए टेलीविजन में लानत बैठ के बोलते हैं। करोड़ों दर्शकों के सामने अब लानत भी भेज रहे हैं। और बताइए इससे खुले में क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, मैं भेजेंगे, जवाब बिल्कुल भेजेंगे, क्योंकि गलती सुरेन कर भाई, हमें दुख है इस बात का। सनम एक सेकंड, 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 सनम एक सेकंड। हाँ सतीश लखेड़ा। सचिन जी, इतने लंबे एसोसिएशन के बाद हमारे कांग्रेस प्रवक्ता का इतनी जल्दी इस नेता को, उस नेता के आप दरवाजे पर लंबे समय रहे होंगे, कई बार आपने फोटो खिंचाई होगी, कई बार आप उनके किसी भी राजनीतिक मसले पे आपने बातचीत की होगी। ये हमारे सामाजिक व्यवहार का और एक मनुष्यता का तकाजा है कि इतनी जल्दी गंदा आदमी या लानत शब्द मुझे लगता बचना चाहिए। वैसे आप बड़े भाई हैं, आप स्वतंत्र अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए, शायद यही तय हुआ हो। देखिए मगर लखेड़ा जी, गुलाम नबी मैंने कहा साहब आपकी एक्टिव बातों है। का सम्मान है, कष्ट उसे होता है जिसका भाई जाता है। आपको बताऊं, और आप करो ना कीर्ति आजाद को ले आओ वापस, ले आओ जन्म यशवंत सिन्हा। इनको पता है कांग्रेस अरे नहीं है। हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है। अरे आप हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा। हम तो पहले का गुलाम नबी सर आप कह रहे हैं कि कष्ट उसे होता है जिसका भाई जाता है, और अपने भाई को आपने लालची भेड़िया बता दिया, वो भी नेशनल टेलीविजन पर, जो मेरे ख्याल से बहुत ही संसदीय कहीं ना कहीं शब्द होगा। लालच किया तो लालची बताना पड़ेगा। हाँ, सचिन जी, लालच किया है तो लालची बताना पड़ेगा। होना चाहिए। सुरेन भाई, मैं भी अपनी बात पूरी कर लूं, मैं भी अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, गुलाम नबी सर आप साहब ने कीजिए, पॉलिटिकल बिल्कुल पार्टी आपके बीच में मुझे नहीं बोलना था, लेकिन चूंकि आपने कही वो बात तो इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा, माफ कीजिए। नहीं चले, हो सकता आपने सही बोला। मैं ये कह रहा हूं, गुलाम नबी साहब ने कश्मीर को लेके एक राजनीतिक पार्टी, एक पार्टी बनाई है, अगला एक चुनाव है, हो सकता है पॉलिटिकल स्टैंड ले, मगर जिस लाइन पे, जो लाइन कांग्रेस को लेकर या अपने राजनीतिक अनुभवों को लेकर गुलाम नबी साहब ने अपनी किताब में लिखी है, जो बाहर आया है उन्हीं के द्वारा, नटवर सिंह साहब को कोई पार्टी नहीं बनानी थी, संजय बारूद तो ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने कोई पार्टी नहीं बनानी थी, या प्रणब मुखर्जी साहब तो राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने लिखा, उनको भी नहीं बनानी थी, और नरसिंह राव साहब बेचारे अकेले कोर्ट जाते थे, जिस तरह राहुल गांधी जी के साथ आप लोग सूरत गए, उनके साथ बेचारे कोई नहीं जाता था। मगर सबकी लाइन एक ही आई, सबने कांग्रेस की चिंता की, और शायद वो कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र में थक गए होंगे। ये सारे बुजुर्ग थके, जैसे नौजवान थके, ज्योतिरादित्य या जतिन प्रसाद से लेकर बहुत सारी एक श्रृंखला आपकी लीडरशिप की थी। अब सबको आप एक बार लानत भी नहीं कह सकते, गलत आदमी भी नहीं कह सकते, या इनको इतना दिया नहीं कह सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा फॉल्ट जरूर होगा जिसपे भारतीय जनता पार्टी कोई नसीहत देने वाली पार्टी नहीं है, मगर एक नागरिक के नाते, या जो चीजों छप रही हैं किताबों में लिखा है, इस पाठक के नाते हमें लगता है कुछ चीजें गांधी परिवार को लेकर कही जाती हैं, जहां गांधी परिवार कांग्रेस से बड़ा होता है और कांग्रेसी उनको देश से बड़ा देखते हैं। इसलिए दिक्कत यहां आ रही है कि आज गुलाम नबी साहब की केवल एक किताब को लेकर उन्हें अगर इतनी चर्चा हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से उतना अभी भी गांधी परिवार के सामने, या गांधी परिवार उनसे कितना नाराज है, या आगामी कांग्रेस का जो कश्मीर का चुनाव है उसको लेकर कितना डरा हुआ है। मगर हमें राजनीतिक मर्यादाओं को लेकर खट्टे मीठे अनुभव जरूर होते हैं, मगर हम दुश्मनी ऐसी करें, कल सुलह हो, तो जिसको सुरेन भाई बहुत बढ़िया तरीके से शेर शायरी में कहते हैं कि हमें शर्मिंदगी ना हो, हम इतनी मर्यादा जरूर। तो हो सकता है उन्होंने उम्मीद छोड़ दी हो कि दोबारा कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। सनम शाह। सर मैं इन शॉर्ट आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले आज फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब की वजह से कांग्रेस की पहचान थी। आज जम्मू कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर वो पहचान मिट गई है। आज इनको पब्लिक को घास नहीं डाल रही है। ये फ्रस्ट्रेट क्यों हो गए सर? गुलाम नबी आजाद साहब ने जब पार्टी छोड़ी, मीडिया ने सवाल पूछा कि रीजन क्या? गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा मैं अपनी किताब में बता दूंगा। आज गुलाम नबी आजाद साहब ने अपनी किताब में बता दिया है कि कांग्रेस में थी, कांग्रेस में क्या कमियां थी। नहीं सर, कांग्रेस में क्या है? आज जिसकी जेब में पैसा है, ठीक है, उसको पोसते हैं। आज मैं ये कांग्रेस के भाई साहब को मैं कहना चाहता हूं, अरे आप ये कह रहे हो ना, आज तुम्हें जम्मू कश्मीर और पूरा देश लानत भेज रहा है, लानत ये भेज रहा है, तुम ओपोजिशन भी नहीं सही तरीके से कर पा रहे। अगर देश के प्रधानमंत्री जी की आंखों से आंसू निकले थे ना, अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री किसी लीडर के लिए रो रहे हैं, और वो लीडर जो है गुलाम नबी आजाद है। बट सर मेरी बात याद रखना,
मैं आपको कॉन्फिडेंस तरीके से कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं कहता हूं, अगर गुलाम नबी आजाद साहब नेशनल पार्टी भी बनाए ना, मेरी बात याद रखना, ये जो कांग्रेस का इधर भाई बड़ा बड़ा चला कर बोल रहा है ना, खुदा की कसम करके कहता हूं, इसकी बीवी भी गुलाम नबी आजाद साहब को सपोर्ट करेगी। अरे क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब में वो क्वालिटियां हैं, वो गट्स हैं, अरे वो लीडर है। अरे उसने पूरे 52 साल के अंदर, अरे तुमने गुलाम नबी आजाद साहब को निचोड़ कर रखा है, तुमने गुलाम नबी आजाद साहब को यूज किया है। आज तुम एक इंसान को कब तक, आज उसने दिल की हसरत की बात निकाली, अगर तुम्हें किताब पढ़ने में तकलीफ क्यों हो रही है, अगर तुम्हें दम है तो तुम किताब पढ़ो ना। अरे क्योंकि तुम गुलाम नबी आजाद साहब की सच्चाई हुई बातों पर तो लेकिन एक जो और है तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे नहीं, मैं समझ सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं ठीक है, क्योंकि आपको भी जो है उन शब्दों से आहत हुई होगी, उन जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कहा कि मुझको दर्द हुआ, इस कारण से मैंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया। अब लेकिन सनम शाह, अब जिस लीडर के लिए आप बैठे हैं, अब उस लीडर के लिए जो है दर्द होना या उस लीडर के बारे में कुछ बुरा सुनना, तो जाहिर सी बात है दर्द आपको भी स्वाभाविक है। अब वो जहां पर बैठे हैं, जिस पार्टी को पार्टी कहते हैं कि भाई मैं पार्टी नहीं देश को सर्व कर रहा हूं या पार्टी के साथ 3 पीढ़ियों से हूं, उसके बारे में कुछ कहा जाता है तो उनको भी दर्द होना लाजमी है। यही शायद विचारधारा होती है। लेकिन इसी विचारधारा के बीच जिसका जिक्र वो करते हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, जब कोई आदमी इतने वक्त तक साथ रहता है, फिर कि लानत मलानत और ये लालची, इस तरह इन सब शब्दों का इस्तेमाल आपको लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं बिलो द बेल्ट हो गया ना? ठीक है, सुरेंद्र सिंह राजपूत, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट अरविंद जी, 1 मिनट। मैं सचिन भाई बगैर किसी इफ बट के आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इस तरीके का शख्स जिसको 52 साल लगातार सत्ता में रखा हो, चाहे संगठन की सत्ता में रखा हो, चाहे राज्यसभा लोकसभा या मुख्यमंत्री बनाने की सत्ता में पार्टी ने रखा हो, और उसी पार्टी को उस दिन के बाद वो जब उल्टा सीधा कहे, किताब उस दिन के बाद लिखे, जब वो राज्यसभा के मेंबरशिप से हट जाएं और हम दोबारा मेंबर उनको ना बता पाए, तो आप मुझे बताइए दुख होगा या नहीं होगा? और दुख में कुछ एक आध बात गलत भी निकल जाती है, ये बात अपने आप में सच है। क्योंकि हम लोग तो गुलाम नबी आजाद साहब के साथ में वर्क कर रहे, क्यों नहीं दुख होगा हमें? जब जिस आदमी ने हमें कांग्रेस पढ़ाई है वो आज कांग्रेस की लानत मलामत कर रहा है, तो आप मुझे बताओ हमें कितना दुख होगा? क्या हमें लानत मलामत नहीं करनी चाहिए? करनी पड़ती, और हम करेंगे। क्योंकि आपको आज आप ओपन हो गए हैं कि जब तक हमने आपको नहीं सुरेंद्र भाई, वो ये सवाल भी तो उठा रहा ना, नहीं वो ये सवाल भी तो उठा रहा ना, जिस दिन आप सत्ता से हट गए अरविंद जी, वो ये सवाल भी तो उठा रहा है ना, जिसका जिक्र यहाँ पर करते हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत की उन्होंने हमें कांग्रेस पढ़ाई और आज वो कांग्रेस पर लानत मलानत भेज जाए। लेकिन वो इसका जिक्र भी तो करते हैं ना कि कांग्रेस तो मेरे ख्याल से सुरेंद्र सिंह राजपूत को जो है उन तमाम लीडरान ने पढ़ाई होगी या फिर पढ़ाई हो सकती है जो कि शायद इस वक्त नाराज हैं, आला कमान से नाराज रहे, चिट्ठी लिखी या जी कितने का हिस्सा है। लेकिन उन सब का कंसर्न भी जो है, उन सब का जो कंसर्न था, क्या उन सब का कंसर्न भी सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म था? हो ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा संघर्ष अगर इन 23 नेताओं का ही अगर लिस्ट लेके बैठे तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी बहुत ज्यादा ग्राउंड पे काम करने वाला है, या जो टॉप की पॉलिटिक्स होती है, जैसे प्रणोदा के लिए हम कर सकते हैं कि प्रणोदा मास पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन पार्टी को चलाने का काम, लिखने पढ़ने का काम, लाइन देने का काम, ये काम उन्होंने जिस तरह से किया, ये 23 नेता उस कैटेगरी में भी नहीं है। और गुलाम नबी के ऑटोबायोग्राफी में तो मेरे जैसे लोगों की दिलचस्पी है कि उन्होंने जो गलतियां की, जैसे अजीत सिंह से बात में उन्होंने कहा मैं 2 टेक लेकर के जाता हूं, मेरे पास वक्त इतना ही है। एक तो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी जब कहीं ना कहीं राजनीतिक कमेंट या राजनीतिक कमेंट्री की तरफ इशारा करती है तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं और उसके ऊपर रिएक्शन होना कहीं ना कहीं स्वाभाविक है ये। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं आज की राजनीति में, जैसा कि अरविंद जी जिक्र कर रहे हैं कि आज की राजनीति में जिस तरीके का स्तर है, कम से कम एक दूसरे के लिए कम से कम इतनी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए।